बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका पार्ट जो है वो 17 हम करने जा रहे हैं, 17। और आज का टॉपिक है हमारा हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, और हिस्टेरेसिस लूप जो है ये क्या होता है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, नए आने वाले बच्चों के लिए बताता हूँ ये बात मैं हमेशा। पुराने बच्चे वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ा भी सकते हैं, 1 मिनट आगे, क्योंकि दोबारा उनको ये बात सुननी पड़ेगी। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, आपको स्क्रीन ये ऊपर पिछला पार्ट जो है उसका लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन वही बात कि प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। इसमें 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अब तक की। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी, न्यू बुक 12 केमिस्ट्री न्यू बुक कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 13 के 13 चैप्टर, 13 के 13 चैप्टर्स, प्लस उसमें ग्रैंड टेस्ट भी है, जिसको बार बार मैं बताता हूँ कि उसको अटैम्प्ट करें। ग्रैंड टेस्ट है ये नोमेनक्लेचर वाला, सारे नोमेनक्लेचर्स एक ही वीडियो में, लगभग 2 घंटे की वीडियो है, सारे नोमेनक्लेचर्स एक ही जगह मैंने जो है इकट्ठे कर दिए, और वो आपका टेस्ट है। अपने आप को चेक करें कि नोमेनक्लेचर आपको कितने आते हैं, ठीक है, पता लग जाएगा। और उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशंस भी बताए, बार बार उसको अटैम्प्ट करें। याद रहे कि ये ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स हैं, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स नहीं हैं। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स जो हैं वो अलग वीडियो में है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक 12 के 12 चैप्टर्स बना के अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में देखें, आपको नज़र आ जाएगी 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी उसकी भी प्लेलिस्ट है, मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है, और भी प्लेलिस्ट हैं, आप देखें, बहुत काम की हैं। पर अब चलते हैं हमारे पास, ये जो हमारा आज का टॉपिक है हिस्टेरेसिस लॉस, ये क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस एक ये, और दूसरा टॉपिक है हिस्टेरेसिस लूप। इस वीडियो के अंदर हम हिस्टेरेसिस को समझेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है इसको समझेंगे, और अगली वीडियो के अंदर हम इस हिस्टेरेसिस लूप को समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। और इसी का एक और भी आगे टॉपिक है। बेसिकली ये 3 टॉपिक हैं, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 3 टॉपिक्स हैं, तो 3 वीडियोज़ इनके ऊपर बनेंगी। ये जो इसके बाद जो है हिस्टेरेसिस लूप फॉर परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स, हिस्टेरेसिस टॉपिक का तीसरा और आखिरी टॉपिक जो तीसरी वीडियो में बनेगा वो ये बनेगा, हिस्टेरेसिस लूप फॉर परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स, ठीक है भाई। अब वही सबसे पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेने के बाद फिर जो है आगे हम बढ़ेंगे इसके नोट्स की तरफ, इसके नोट्स देख लेंगे उसके बाद फिर हम, ठीक है। बार बार मैं आपको जो चीज़ समझाता हूँ वो बार बार इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि आप समझ तो जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है। सबसे पहली बात ये जो आपको समझनी है कि एक मैग्नेट जो है, इसकी मदद से आप एक दूसरे मटेरियल को, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको भी मैग्नेट बना सकते हैं। ये भी मैग्नेट बन सकता है। कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको इस मैग्नेट की 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये मैग्नेट, और इस मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। 3 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी चीज़ क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं MF से लिखता हूँ। और पहली चीज़ क्या हो गई? मैग्नेट हो गया, MF, और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये रहा मैग्नेट, ये रही इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और यहीं से ये फोर्स लगा रहा है जो, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जब आप एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक मटेरियल के सामने रखते हैं, याद रहे इस मार्कर के सामने नहीं ये मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है, ये मैग्नेटिक मटेरियल प्लास्टिक नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास ख़ास किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो सबसे बेस्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल, ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल हैं, फेरोमैग्नेटिक भी, पैरामैग्नेटिक भी, डायामैग्नेटिक भी। इनमें जो बेस्ट हमारे पास होता है मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बनाने के लिए, वो फेरोमैग्नेटिक होता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। मिसाल के तौर पर आयरन Fe ये मौजूद है। आप इस मैग्नेट को इसके पास जब लेके जाएंगे, देखें ये मैग्नेट है या फिर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन है, बना ये एटम्स से ही है, ठीक है। एटम्स से मिलके बना है, तो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होंगे, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। समझ आ गई बात। तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके जाएंगे, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से निकल के यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस है बीच में छोटा सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, इस तरह से, जिस तरह अंगूर का गुच्छा नहीं होता, और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग एक फोर्स होती है जिसने इनको बांध के रखा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसने इनको बांध के रखा हुआ। तो ये बात जहन में रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं जिसकी 2 टाइप्स हैं, फिजन और फ्यूजन। तब ही ये न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलहदा हो सकते हैं। तो ये तो कहीं नहीं जा रहे। अब जा कौन रहा है, सारा गेम ही इलेक्ट्रॉन्स का है जो कि बाहर होते हैं। समझ आ गई बात। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन जो है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके नज़दीक करेंगे और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आएगा, तो फ़ौरन यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। ये माइनस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये माइनस, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से चले जाते हैं ना, तो पीछे क्या बच जाता है, प्रोटॉन बच जाते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गए तो यहाँ पर क्या बच गया, ये प्रोटॉन्स बच गए, जिसको हमने प्लस से ज़ाहिर कर दिया। अब इतने सारे प्लस लगाने के बजाय और इतने सारे माइनस लगाने के बजाय आप एक ही बड़ा सा प्लस लगा दें और एक ही बड़ा सा माइनस लगा दें आप, तो ये क्या बन गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेट बन गया। आपने मैग्नेट बना दिया एक। ये पहली बात थी जो कि आपको समझनी है। हिस्टेरेसिस लॉस की तरफ चलते हैं। सेकंड का गेम है हिस्टेरेसिस लॉस, टेंशन नहीं लें, ठीक है। तो ये आपने मैग्नेट बना दिया। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वो इसी से रिलेटेड है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, जिसको हम आयरन कह रहे हैं, इसमें क्या मौजूद है। ये मैग्नेट बन चुका है तो ऑब्वियस सी बात है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन अब ये मैग्नेट बन चुका है, तो क्या इसकी फील्ड नहीं होगी, इसकी भी फील्ड होगी। ये रही, अब इसकी भी फील्ड बन गई है, अब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यही 3 चीज़ें अपने पास लेके आ गया है। ये मैग्नेट भी हो गया है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी मौजूद है। ये मैग्नेट बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी बन चुकी है, और उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी मौजूद है। ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पर मैग्नेट की आम प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जानते हैं बचपन से, डिस्टेंस से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है मैग्नेट। यही होता है ना, मतलब इसी अगर मैग्नेट को ले लें, या ये भी अब मैग्नेट बन चुका है, इस मैग्नेट के सामने आयरन का पीस रखेंगे छोटा सा, तो वो क्या करेगा, आयरन का पीस जाके मैग्नेट से चिपक जाएगा। ऐसी बात ही है ना। तो ये आयरन का पीस जाके मैग्नेट से चिपक गया है, क्यों भाई, क्योंकि मैग्नेट ने फोर्स लगाई है। कौन सी फोर्स लगाई है, मैग्नेटिक फोर्स लगाई है।
किस चीज़ की मदद से लगाइए, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से लगाइए इस आयरन के पीस के ऊपर। ये इसके साथ जाके चिपक गया। समझ में आ गई बात? तो ये आयरन का पीस जाके क्यों चिपका है? क्योंकि ये आयरन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसमें ऐसा क्या है आखिर? ये गौर तलब बात है जिसको समझना है आपने, ठीक है, वरना ये आपको हिस्टेरेसिस लॉस जो है समझ में नहीं आएगा। ये गौर तलब बात है कि आपने अभी क्या सीखा है। पहली बात आपने क्या सीखी है कि आप एक मैग्नेट की मदद से दूसरा मैग्नेट जो है वो कैसे बना सकते हैं। अब मैं दूसरी बात बता दूं आपको, ठीक है। ये तो एक आम मैग्नेट है, मैं इसकी तरफ आता हूँ कि ये किससे मिलके बना है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट कौन सा है? ये आम मैग्नेट है। एक और मैग्नेट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? बहुत आसान तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का, बहुत आसान तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का। इसी तरह का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आप आयरन ले लीजिए, ठीक है। आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसमें तार लगाइए और वो तार लाके इसके साथ आप कनेक्ट कर दें और स्विच ऑन कर दें। क्या होगा? आपके स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिक करंट आएगा तारों के ज़रिए और तारों से वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। जैसे ही इस मेटल में, जैसे ही इस आयरन के रॉड में इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करेगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करेगा, यहाँ से यहाँ, इसके गिर्द पता है क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी। तो जिस चीज़ के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, ये बन गई ना, क्या बन गई? ये मैग्नेटिक फील्ड। जिस चीज़ के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाए वो चीज़ क्या हो जाती है? वो मैग्नेट बन जाती है। भाई यहाँ देखें, ये मैग्नेट है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए ये मैग्नेट है। ये देखें, आपने इसकी मदद से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन को मैग्नेट बनाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तो ये क्या बन गया? अब ये भी मैग्नेट बन गया क्योंकि इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एग्जैक्टली यहाँ पर भी तो यही हुआ है। ये जो आयरन की बार है जिससे आपने तार को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन बार में क्या प्रोड्यूस हो गया? इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये भी आयरन की बार, ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अब क्या बन गया? एक मैग्नेट बन गया। लेकिन ये जो मैग्नेट है ये किसकी मदद से बना है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इस मैग्नेट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अभी एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लें, इंडक्शन का। इंडक्शन का एक दूसरी आयरन बार ले लें आप इसकी मदद से इसको भी बना सकते हैं मैग्नेट। आपने इसको मैग्नेट कैसे बनाया था? आपने इसके साथ बिजली की तार कनेक्ट कर दी थी, ऐसे ही किया था ना, बिजली की तार कनेक्ट कर दी थी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी थी और ये बन गया था मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इस आयरन की बार को भी मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। कैसे? क्या बिजली का तार कनेक्ट करके? नहीं, बिजली का तार कनेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको बस सिर्फ इतना करना होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या तो इसके पास ले आएँ या फिर इस आयरन की बार को इसके पास ले आएँ। समझ आ गई बात? तो ये आयरन की बार जब इसके पास जाएगी या ये इसके पास आएगा, अब मैं इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की, और इसका असर किस पे पड़ रहा है? इसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे ही ये आयरन की बार इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर इन्फ्लुएंस आएगी, इसके गिर्द भी क्या शुरू हो जाएगा? पता है आपको? इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। पहला काम क्या बन जाएगी? इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। बल्कि ये दूसरा काम है। पहला काम
ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। जी बिल्कुल, आप देखें इस मैग्नेट, इस आयरन बार के साथ आपने कोई बिजली की तार नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया। आप इस आयरन बार को सिर्फ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में लेके आएंगे। इस आयरन बार को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में लेके आएंगे बस, और ये आयरन बार क्या होगा, पहला काम जो होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बन जाएगी। यहाँ भी तो यही हुआ था, याद रहे आपने क्या किया था, आपने इस आयरन बार में पहले इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया था, इलेक्ट्रिक करंट पहले फ्लो हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पहले फ्लो होगा और उसके बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके इर्द गिर्द बन जाएगी। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपने तार का इस्तेमाल किया, इसके लिए आपने कोई तार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये पहले ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप इस दूसरे आयरन बार के अंदर ले आए, या इस आयरन बार को इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में ले आए। बस आपने इतना ही किया। जैसे ही आयरन बार इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आया, इस आयरन बार में क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ये लीजिए, आपने एक और मैग्नेट बना लिया। ये इंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है, ये इंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर्स आपने देखे, पता है आपको, हम सभी लोग वापडा के सताए हुए हैं, तो ट्रांसफार्मर से तो वाकिफ़ हैं। ट्रांसफार्मर उड़ गया, ये हो गया, वो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर पावर हाउसेस में भी लगा हुआ होता है। वो जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ये जो इसका बाजू है, ये जो आर्म है, इसके गिर्द भी कॉइल होती है, ये कॉइल बनी हुई, इसके गिर्द भी कॉइल होती है। ये प्राइमरी कॉइल कहलाती है, ये सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। ये जो कॉइल है ये कनेक्ट होती है बिजली की तार के साथ। ये कॉइल बिजली की तार के साथ कनेक्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता है इस कॉइल को। तो कॉइल मतलब तारों का गुच्छा जो है, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता है, और उसकी वजह से इस कॉइल के इर्द गिर्द जब इस कॉइल को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो इस कॉइल के इर्द गिर्द क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जैसे यहाँ बना था ना, क्योंकि ये कॉइल भी असल में मैग्नेटिक मटेरियल है, जिस तरह ये मैग्नेटिक मटेरियल था आयरन। तो इससे हमने जब वायर को कनेक्ट किया था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। सेम काम यहाँ पर होगा। ट्रांसफार्मर की इस कॉइल को जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें जब फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी गिर्द बन जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैं MF से लिख रहा हूँ। अब ये दूसरी वाली जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, ये इतने नज़दीक होती है, ये दूसरी वाली जो कॉइल है ये इतने नज़दीक होती है कि इस प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रेंज में आ जाती है ये सेकेंडरी कॉइल। अब क्या होगा, इंडक्शन। इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या होगा, इंडक्शन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये जो आप काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, इसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेट बना देना। तो प्राइमरी कॉइल के साथ तो वायर कनेक्ट है, सेकेंडरी कॉइल के साथ वायर कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये जो वायर कनेक्ट है इसके साथ, इसके वोल्टेज भी होंगे। अगर आप ये जो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसके वोल्टेज कम या ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है इस वायर के अंदर, अगर आप उसके वोल्टेज कम या ज़्यादा करेंगे तो इस प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा,
इस प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी। आप वोल्टेज घटा देंगे, एरो का मतलब अप एरो का मतलब वोल्टेज बढ़ा दिए, डाउन एरो का मतलब वोल्टेज घटा दिए। तो आपने वोल्टेज कम कर दिए तो इसका असर क्या पड़ेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे पड़ेगा। ठीक है, आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसकी बढ़ जाएगी। आप वोल्टेज घटाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसकी कम हो जाएगी। और इसका असर किस पे पड़ेगा, इसके ऊपर पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल के ऊपर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पड़ेगा। समझ में आ गई बात। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह बढ़ेगी और घटेगी, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है इस कॉइल के ऊपर ना। समझ में आ रही है बात आपको। सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, और इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है वोल्टेज के ऊपर। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। आप वोल्टेज घटाएंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और इसका असर इस पर ही पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल के ऊपर। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और घटेगी। समझ में आ रही है बात आप। ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड घटा रहे हैं, ट्रांसफार्मर में ये करना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ये करना पड़ता है। वोल्टेज बढ़ाने होते हैं, वोल्टेज घटाने होते हैं। ट्रांसफार्मर का बुनियादी काम ये है कि इसमें वोल्टेज कम भी कर सकते हैं आप, वोल्टेज ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। लेकिन वोल्टेज कम ज़्यादा करने से अंदर मौजूद प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी घटेगी, उससे सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी घटेगी। इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन, समझ में आ रही है बात। तो बात हमने यहाँ से शुरू की थी कि परमानेंट मैग्नेट की मदद से आपने इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन को मैग्नेट कैसे बना दिया। फिर मैंने बताया कि मैग्नेट की एक और टाइप है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनता है। उसकी मदद से भी आप एक दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं, जबकि इसके अंदर इससे कोई तार कनेक्ट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं यहाँ चलाऊँ, और आपको मैंने ट्रांसफार्मर के अंदर ये बताया है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली जो दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, उसकी भी मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी और घटेगी, बिल्कुल इसी तरह। समझ में आ गई बात। अब होता ये है कि जितना अमाउंट हम इलेक्ट्रिक करंट का या मैग्नेटिक फील्ड का, अब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं करूँगा, ये बात याद रहे, ठीक है। अब मैं जो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं कहूँगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि अप्लाई हो रही है दूसरे के ऊपर। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल H से, इसका ताल्लुक हम देखेंगे इस सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं कहेंगे, हम इसको दूसरा नाम देंगे मैग्नेटाइजेशन। क्या नाम देंगे? मैग्नेटाइजेशन पावर। मैग्नेटाइजेशन पावर, मैग्नेटाइजेशन पावर। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन पावर जो है, इस मैग्नेट की, इस सेकेंडरी आयरन कोर की मैग्नेटाइजेशन पावर जो है वो कम हो रही है और बढ़ रही है। मतलब क्या है? आपने शुरू में जब आपने ये ट्रांसफार्मर ख़रीदा तो उसके बाद आपने ये सेटअप शुरू किया और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आपने प्रोवाइड किया। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू थी 10, ठीक है, आर्बिट्ररी वैल्यूज़ ले रहा हूँ। शुरू में जब ट्रांसफार्मर लिया आपने तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी 10 और उससे इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हुई थी वो थी 5। अब यहाँ पर बल्कि इसमें भी 10 थी, इसको भी 10 कर लेते हैं। अब आप 10 से जब इसको 8 करेंगे, देखें ये
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 10 से आपको 8 भी करना है, आपको 6 भी करना है, आपको 4 भी करना है ना, और फिर दोबारा 4 से आपको 6 भी करना है और आपको 8 भी करना है और 10 भी करना है। मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को आपको कम या ज़्यादा करना है, ये ट्रांसफार्मर का काम है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा होगी तो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर इसकी वो भी कम या ज़्यादा होगी, वो भी कम या ज़्यादा होगी। तो जितनी यहाँ आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ाएंगे, आप 6 से 8 की तरफ लेके जाएंगे, तो एग्जैक्टली आपने 6 से 8 की तरफ लेके गए हैं, तो इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी 6 से 8 की तरफ ही जानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने बराबर रखे। आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को 6 से 8 की तरफ लेके गए हैं, तो इसमें सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी 6 से 8 की तरफ ही जा रही है। शुरू में तो ये मामला हो रहा है, सपोज कर लेते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि जो अमाउंट इसके अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटाइज करने पर, वही अमाउंट दोबारा यहाँ आएगा डीमैग्नेटाइज करने पर। दोबारा सुन लीजिए, जो अमाउंट मैग्नेटाइज करने पे इसमें जा रहा है, वही अमाउंट डीमैग्नेटाइज करने पर इसमें से इसके अंदर आएगा। मतलब यहाँ पर दो जो मैग्नेटिक फील्ड हैं उनका इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जब आपने 6 से 8 इसकी मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा किया है, तो इसमें भी इजाफा 6 to 8 होना चाहिए मैग्नेटाइज करने पर। और डीमैग्नेटाइज करने पर अगर आप 8 से 6 की तरफ जाएंगे तो ये भी 8 से 6 ही होना चाहिए। और यहाँ पर आता है एक प्रॉब्लम, और वो क्या प्रॉब्लम है कि जब आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, इस फील्ड को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, 6 से 8 की तरफ लेके जा रहे हैं, मैग्नेटाइज मतलब बढ़ा रहे हैं ना, 6 से 8 की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर 6 से 8 की तरफ बिल्कुल जा रहा है मामला, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन वापसी जो है, अब जैसे ही आप 6 से 8 की तरफ लेके गए हैं, ठीक है, 6 से 8 की तरफ लेके गए हैं, आपने मैग्नेटाइज किया है, यहाँ पर भी 6 से 8 की तरफ ही चला गया है, मैग्नेटाइज 6 से 8 की तरफ चला गया। लेकिन जब आप पीछे कर रहे हैं, 8 से 6 की तरफ आ रहे हैं, आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 से 6 की तरफ वापसी नहीं हो रही, बल्कि 8 से 7 की तरफ वापसी हो रही है। दोबारा सुन लीजिए, आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के 6 से 8 करके, सही हो गया। जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को आपने 6 से 8 किया, उसकी मदद से इसको मैग्नेटाइज किया, ये भी 6 से 8 की तरफ चला गया, 6 से 8 की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही आप डीमैग्नेटाइज करते हैं, आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं, 8 से 6 की तरफ आते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये डीमैग्नेटाइजेशन जो यहाँ होगी, अब वो बराबर नहीं होगी भाई, वो बराबर नहीं होगी। आप जो है 8 से 6 की तरफ आए हैं, आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 8 से 6 की तरफ की है, आपने डीमैग्नेटाइज इसको किया है, तो जितना आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम किया है, उतना ही इसको डीमैग्नेटाइज कम होना चाहिए। लेकिन ये उतना कम नहीं हो रहा, बल्कि 8 से 6 पे नहीं आ रहा, 8 से 7 पे आ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये खर्च कर रहा है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये खर्च कर रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटाइज करने पर, डीमैग्नेटाइज करने पर इसको रिटर्न में नहीं मिल रही उतनी, इसको रिटर्न में उतनी नहीं मिल रही, बल्कि कम मिल रही है, बल्कि कम मिल रही है। क्यों भाई? ये फ़र्क क्यों आ गया?
डीमैग्नेटाइजेशन पे होता है। ये फ़र्क क्यों आ गया? ये फ़र्क इसलिए हो गया क्योंकि ये जो 1 है ये क्या है? ये एनर्जी लॉस। ये क्या है? ये एनर्जी लॉस। किस शक्ल में होगा? ये हीट की शक्ल में होगा, ये हीट की शक्ल में होगा। और यही लॉस जो है मैग्नेटाइजेशन के ऊपर और डीमैग्नेटाइजेशन के ऊपर, ये एनर्जी लॉस आपको जो मिलता है, आप मैग्नेटाइज करने पर जितना अमाउंट खर्च करते हैं, डीमैग्नेटाइज करने पर उतना अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता, बल्कि कुछ अमाउंट एनर्जी का लॉस में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान। इसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या कहते हैं इसको? हिस्टेरेसिस लॉस। अब देख रहे हैं, ये हिस्टेरेसिस लॉस को सिर्फ समझाने के लिए मुझे आपको मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट बनाना सिखाया। अभी ये पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूँ। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट दिया और उसके साथ ये दूसरा जो है इंडक्शन की मदद से कैसे आप इसको मैग्नेट बना रहे हैं। फिर यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर रखा कि ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल की। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप दूसरी कॉइल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। आप दूसरी कॉइल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं और इसी की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जब इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को आप कम कर रहे हैं, जिसको हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, तो कम करने पर, डीमैग्नेटाइजेशन करने पर, ये जब डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो इतना नहीं हो रहा जितना कि इसको होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में ये जितनी एनर्जी इसको देता है, डीमैग्नेटाइजेशन पे चाहता है कि उतनी ही एनर्जी यहाँ से वापस इसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैग्नेटाइजेशन पे जो एनर्जी दी जाती है, डीमैग्नेटाइजेशन पर उतनी वापस नहीं मिलती। कहाँ चला जाता है ये एनर्जी का डिफरेंस? लॉस की शक्ल में चला जाता है, हीट लॉस की शक्ल में, और इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक हो गया भाई। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ये इशू चलता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक लॉस है, एनर्जी का लॉस है। क्यों? क्योंकि भाई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वोल्टेज के ऊपर, जो है ना, वोल्टेज बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसकी मैग्नेटाइजेशन पावर बढ़ेगी, किसी दूसरे को मैग्नेट बनाने की ताकत बढ़ेगी इसकी। ये सारी चीज़ें कनेक्ट हैं आपस में, वोल्टेज, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो वोल्टेज। ठीक है भाई। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। बस ये वो बुनियादी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको। एक चीज़ और ज़रा क्विक रिव्यू कर लें, ज़रूरी है भाई, और वो है मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन, इसको भी, ये आपका आयरन है, मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन, और ये आयरन जो है आपका क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ये आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका मतलब आप इस आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अभी आपने देखा, इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। तो आप ज़रा सोच के बताइए कि ये जो पूरा का पूरा आयरन है, ठीक है, इस पूरे के पूरे आयरन के गिर्द अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो ये आयरन बना किससे? एटम से मिलके बना है ना यार। सोचने की बात। अगर ये पूरा का पूरा आयरन जो है वो मैग्नेटाइज हुआ है, तो इसका मतलब इस आयरन के एटम्स जो हैं वो भी मैग्नेटाइज हुए हैं। इस आयरन के एटम जो हैं वो भी मैग्नेटाइज हुए। मतलब ये आयरन पूरा का पूरा अगर मैग्नेट है, तो इस आयरन के जो एटम है ना, वो भी टाइनी मैग्नेट्स हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। ये है आसान सी बात। इसके जो एटम्स हैं वो भी सब छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, क्योंकि जब तक इस आयरन के वो सारे एटम्स मैग्नेट नहीं बनेंगे,
ये पूरा का पूरा आयरन जो है वो मैग्नेट नहीं बन सकता। तो इसके एटम्स को जो है वो भी मैग्नेटाइज होना ज़रूरी है, इसके एटम्स को जो है वो भी मैग्नेट बनना ज़रूरी है। अब एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तरह के होते हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये असल में वजह बनते हैं किसी चीज़ के मैग्नेट बनने की। अगर किसी चीज़ के अंदर मैग्नेट नहीं, किसी चीज़ के अंदर एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज़ मैग्नेट नहीं बन सकती, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही किसको मैग्नेट बनाते हैं? एटम को। और एटम जब मैग्नेट बन जाता है तो फिर इससे क्या बनता है? वो चीज़ जो है, वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है, आयरन पीस, मैं इसको कह लूँ आयरन पीस जो है ये मैग्नेट नहीं बन सकता। आयरन पीस मैग्नेट जब बनेगा जब इसके एटम जो है मैग्नेट बनेंगे, और एटम मैग्नेट जब ही बनेंगे जब इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे एटम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी ज़रूरी है, उसी की वजह से ये एटम्स जो हैं वो मैग्नेट बनेंगे, और ये एटम्स मैग्नेट बनेंगे तो ये आयरन का पीस भी मैग्नेट बनेगा। इसका कनेक्शन ज़रा आप समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो एटम्स हैं जितने भी हैं, इन सारे एटम्स को छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड कर देंगे इस पूरे आयरन के अंदर। जैसे कि मैं ये देखें अभी डिवाइड कर रहा हूँ इन सारे एटम्स को, ये रहे, ठीक है भाई। ये सारे एटम्स, ये टाइनी एटम्स जो हैं जब ये मैग्नेट बन जाते हैं, तो इनके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, एम करके लिखूंगा सिर्फ, मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी कि अब ये समझ लीजिए, अब हम इस एटम के मैग्नेट होने की बात नहीं करते, इसी बात को हम एक और तरह से कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स यहाँ पे मौजूद। अब मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं एक छोटे से इलाके में, इस इलाके में एटम्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। इसको मैं अलग करके यहाँ बना देता हूँ। इस इलाके में एटम्स जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स गैदर हो गए हैं, गैदर एट अ प्लेस, गैदर एट अ प्लेस या रीजन, गैदर एट अ प्लेस या रीजन। और ये जो इलाका है, ये जो स्पेस है जहाँ पर ये सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक जगह पर आ गए हैं, देखिए अब मैं मैग्नेटिक एटम नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट्स। ये सारे, यहाँ पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये जो इलाके हैं इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। अब कितने मैग्नेटिक डोमेन है इस आयरन के पीस के अंदर? इस आयरन के पीस के अंदर देखें, एक ये रहा मैग्नेटिक डोमेन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 12 मैग्नेटिक डोमेन्स आपको नज़र आएंगे, 12 मैग्नेटिक डोमेन्स। और हर मैग्नेटिक डोमेन्स के अंदर क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स। क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स। इस कॉन्सेप्ट को भी ज़रा अपने जहन में रखिए, क्योंकि अब मैं जब नोट्स लिखवाऊँगा हिस्टेरेसिस लॉस के, तो ये मैग्नेटिक डोमेन और मैग्नेटिक मूवमेंट्स की बात आएगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसके नोट्स की तरफ। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। ब्रैकेट में इसको लिख लें एनर्जी लॉस। आसान सी बात पहली तो ये है कि ये क्या है? एनर्जी लॉस। टू द पॉइंट ब्रैकेट में लिख लें एनर्जी लॉस। आपसे कोई पूछता है वॉट भाई ये क्या है, हम हमेशा इसी से शुरू करते हैं, तो बोलें लॉस इन मैग्नेटिक पावर,
लॉस इन मैग्नेटिक पावर, loss in magnetic power of a magnetic material, of a magnetic material by repeated magnetization, magnetic material by repeated magnetization and demagnetization. By external magnetic field, by external magnetic field in the form of heat, in the form of heat. तो क्या है भाई ये लॉस इन मैग्नेटिक पावर ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, एक मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक पावर में लॉस को ये कहा जाता है बाय रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जब आप उस मैग्नेटिक मटेरियल को कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर में कमी आ रही है बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये काम जो डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन का आप कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसकी एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर है, एग्जाम्पल इसकी ट्रांसफॉर्मर्स, एक्सप्लेनेशन इसकी आप देख लें, हेडिंग डाल दें एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन, when material is not magnetized, when material is not magnetized, when material is not magnetized, comma, axis of different domains, axis of different domains, डोमेन से मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक डोमेन है। ठीक है भाई, एक्सिस ऑफ डिफरेंट डोमेन्स या मैग्नेटिक डोमेन्स, पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, अभी आप इसको मैग्नेटाइज नहीं कर रहे, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हालात हैं, इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जितने मैग्नेटिक डोमेन हैं उनका एक्सिस यानी कि उनकी डायरेक्शन, उनका महवर सबका एक जैसा नहीं होता। किसी का यहाँ है, किसी का यूँ है, किसी का यूँ है, किसी का यूँ है, एक लाइन में नहीं है, इनका मैग्नेटिक डोमेन अलाइंड नहीं है, एक सिम्त में नहीं है। तो यहाँ पर यही बात वो कर रहा है, when a material is not magnetized, axis of different domains point in different directions, hence zero magnetic field। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। हालांकि उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डोमेन मौजूद हैं, उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या होगा, आपको उस मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। वजह, उसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन है वो एक सिम्त में नहीं है, अलाइंड नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, कोई लेफ्टवर्ड है, कोई राइटवर्ड है, लाइक दिस। अब ऑन मैग्नेटाइजेशन, इससे अगला पॉइंट चलेगा। ऑन मैग्नेटाइजेशन, ये हेडिंग आ जाएगी, ऑन मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन पे अब क्या होगा,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड external magnetic field align all the domains, align all the domains। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगी, अलाइन ऑल द डोमेन्स, जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं सबको अलाइन कर देगी। रिजल्ट इसका क्या निकलेगा, जैसे ही ये अलाइनमेंट होगी सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही कतार में आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, अगला पॉइंट आएगा। रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन, यार ये भी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इतने बड़े बड़े वर्ड हैं, इसलिए मैग लिख रहा हूँ, MAG समझ जाइए, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अब रिपीटेडली आप मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, disturbs the alignment of domain, disturbs the alignment of magnetic domain। जितने मैग्नेटिक डोमेन्स हैं उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। मैग्नेटाइजेशन पे यही होता है ना भाई, जितने मैग्नेटिक डोमेन हैं सब अलाइन हो जाते हैं, और डीमैग्नेटाइजेशन पे दोबारा अलाइनमेंट उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। अगर आपसे कोई पूछता है भाई हिस्टेरेसिस लॉस क्यों हो रहा है, आप बोलें भाई रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है। फिर आपसे पूछता है हाउ, कैसे हो रहा है, हाउ कैसे हो रहा है, तो आप बोलें एनर्जी इज स्टोर्ड एंड डिस्चार्जेस ऑन, एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड एंड डिस्चार्जेस, यानी कि एनर्जी भी स्टोर भी हो रही है और डिस्चार्ज भी हो रही है। कब, ऑन मैग्नेटाइजेशन, जब आप मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर हो रही है, एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और जब आप डीमैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं तो एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है। डीमैग्नेटाइजेशन but does not stored accurately, but does not stored accurately, and loss in the form of heat। ये करें does not discharge, ये वर्ड करें does not discharge accurately and loss in the form of heat, and loss in the form of heat। तो एनर्जी स्टोर जो हो रही है मैग्नेटाइजेशन पर, मैग्नेटाइजेशन पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो तो एक्यूरेट हो रही है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन पर जो एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है वो एक्यूरेट नहीं हो रही, कुछ अमाउंट हीट की शक्ल में लॉस हो जाता है, और यही कहलाता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब यहाँ पर ये सवाल अक्सर आ जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर्स के अंदर अगर हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर्स के अंदर, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स में तो मुस्तकिल ये काम होता है डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन का, तो वहाँ पर तो ये बड़ा इशू है हिस्टेरेसिस लॉस का, वहाँ कैसे आप कम करेंगे, तो इसका हेडिंग डाल लें
हाउ टू मिनिमाइज इन ट्रांसफॉर्मर्स, हाउ टू मिनिमाइज इट इन ट्रांसफॉर्मर्स। इसको छोटे से क्वेश्चन के तौर पे ले लें भले आप, कोई इशू नहीं है। हाउ टू मिनिमाइज इट इन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। या तो इसके साथ ही हेडिंग बना के लिख लें या एक अलग से क्वेश्चन बना लें। सॉफ्ट आयरन कोर्स आर यूज्ड, सॉफ्ट आयरन कोर्स आर यूज्ड, सॉफ्ट आयरन कोर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। वाई, क्यों भाई, इससे क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर्स से क्या होगा, वाई, क्योंकि इसकी वजह से लोअर एनर्जी लॉस होता है, लोअर एनर्जी लॉस होता है, ठीक है भाई। फैक्टर्स टू मिनिमाइज, अब ये अगली हेडिंग आ जाएगी, फैक्टर्स टू मिनिमाइज, फैक्टर्स टू मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। वो क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होता है। अगर वो फैक्टर्स आपको पता लग जाएं तो उनके ऊपर काम करके आप हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर सकते हैं। पहले जो चीज़ है वो एरिया अंडर, एरिया अंडर हिस्टेरेसिस लूप, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, इस पर अभी मज़ीद बात नहीं कर सकते। हिस्टेरेसिस लूप, जो हिस्टेरेसिस लूप है अगला टॉपिक है हमारा अगली वीडियो में। उसका एरिया जो है उसको कम ज़्यादा करके आप जो है वो हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को जो है वो आप कम ज़्यादा करके हिस्टेरेसिस लॉस को काबू कर सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा करके आप हिस्टेरेसिस लॉस को कवर कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है भाई, ये हो गया। अगला टॉपिक जो है हमारा सिंथेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप बाय मैग्नेटाइजिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये है, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे अगली वीडियो के अंदर, इसके नोट्स भी देखेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।